Hello dear students, today we will read our 6th chapter in history and this is weavers, iron smelters and factory owners. So let's start the chapter. This chapter tells us the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, and these industries are textile and iron and steel industry. Both these industries were crucial for the industrial revolution in modern world. ये दोनों ही इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए. मशीनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 19th सेंचुरी में ब्रिटेन को एक कॉटन का इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन कंट्री बनाया. एंड व्हेन its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. और 1850s में जब यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट हुई तो ब्रिटेन को पूरी दुनिया के अंदर वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा. द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कंक्विस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये औद्योगिकरण था जो ब्रिटेन का, इसका सीधा संबंध था भारत के अंदर जो उसने अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी, जो भी यहाँ पे कंक्विस्ट किए थे उनसे. और यू हैव रीड अबाउट दीज थिंग्स इन योर चैप्टर 2, हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन द ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. 18वीं शताब्दी में कंपनी भारत से गुड्स को खरीदती थी और इसको इंग्लैंड और यूरोप में एक्सपोर्ट करती थी और इस सेल से ये बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते थे. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. जो बढ़ता हुआ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने इंडिया के अंदर एक वास्ट मार्केट को देखा और अपने जो भी उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे उनको उस सामान को मैन्युफैक्चर करके यहाँ से सामान ले जाते, उसको ब्रिटेन ले जाके मैन्युफैक्चर करके और फिर से उसे इंडिया के बाज़ार में बेचने के लिए ले आते. हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री. इन चीज़ों का इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्या अफेक्ट आया. दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. यही ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम इस चैप्टर में, इसके आंसर को हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन. पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा उद्योग के बारे में पहले हम रीड आउट करेंगे. अराउंड 1750s, बिफोर द ब्रिटिश कनकरेड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. 1750s में जब तक ब्रिटिश ने बंगाल के ऊपर सबसे पहले अपना अधिकार किया था, तब तक इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर था. इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्जिक्साइट क्राफ्ट्समैनशिप. अपने अच्छे काम, अच्छी क्वालिटी के लिए इंडिया के टेक्सटाइल को पूरी दुनिया में जाना जाता था. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, मीन्स जावा, सुमात्रा और पेंगोंग. इन जगहों पर ये अपने सामान को भेजते थे. इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इंडिया से सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल को, यानी कि इंडिया से कपड़े को खरीद के उसको यूरोप में ले जाकर बेचना स्टार्ट कर दिया. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. ये जो यादें हैं, ये जो मेमोरीज़ हैं इंडियन ट्रेड के फ्लोरिशिंग की, उनकी क्राफ्टमैनशिप की, इंडियन के जो वीवर्स थे, इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है इंग्लिश और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में भी. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. हमें ज़रूरत है इन शब्दों को ढूंढने की कि कहाँ लिखी गई है ये
और पढ़ के देखना चाहिए कि ये हमें उस टाइम के टेक्सटाइल के बारे में, उस टाइम के जो क्राफ्टमैनशिप थी उसके बारे में क्या बताते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड टेल अस हिस्ट्रीज। उन शब्दों को पढ़ेंगे जो हमें हिस्ट्री टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल के हिस्ट्री को बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मौसूल इन प्रेजेंट डे इराक। यूरोपियन ट्रेडर्स ने सबसे पहले जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ था इंडिया का, जो अरब में ले जाया गया था अरब मर्चेंट्स के द्वारा मौसूल शहर में, जिसे आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में जिसे इराक के नाम से जानते हैं, इसे पहले मौसूल बोला जाता था, वहाँ पे देखा। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन, और इन्होंने इस टेक्सटाइल को मसलिन के नाम से जानना शुरू कर दिया। मसलिन इज़ अ वर्ड दैट एक्यूरेड वाइड करेंसी। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast. जब पोर्टुगीज़ पहली बार इंडिया आए स्पाइसेस की तलाश में, वो केरला के कालीकट कोस्ट पे उतरे। इन साउथ वेस्ट इंडिया, ये साउथ वेस्ट इंडिया में पड़ता है। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलोंग विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कालिको। ये जो कॉटन टेक्सटाइल अपने साथ वापस लेके गए यूरोप स्पाइसेस के साथ साथ, उसे इन्होंने नया नाम दिया कालिको। ये कालीकट के तट पे उतरे थे, इसीलिए इन्होंने उसे नाम दिया कालिको। एंड सब्सिक्वेंटली कालिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कालिको बाद में एक जनरल नेम हो गया सारी तरह के कॉटन टेक्सटाइल का। There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western markets. और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी को पश्चिमी मार्केट में, पश्चिमी बाज़ारों में, पश्चिमी देशों के। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730। और इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे कोलकाता में 1730s में। The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. जो उस साल जो ऑर्डर दिया गया वो 5,89,000 पीस कपड़ों के क्लॉथ का था, और एक ऑर्डर बुक में जिसमें लिस्ट थी 98 वैरायटी के अलग अलग कॉटन और सिल्क के कपड़े की। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स। और इन्हें यूरोपियन मार्केट के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता था। यूजुअली जो विविन क्लॉथ्स पीस थे वो 20 यार्ड्स लंबे, जो बुना हुआ कपड़ा था वो 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा था। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ इन द बुक। हम अलग अलग वैरायटी को देखते हैं बुक के अंदर। अमंगेस्ट द पीस ऑर्डर इन ब्लैक वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिंट। सबसे ज़्यादा जिस कपड़े के पीस का ऑर्डर था ब्लैक में था, सबसे ज़्यादा था वो कपड़ा था, उसे चिंट बोला जाता था। कोसेज और खासा और बांधना, इनके कपड़ों को सबसे ज़्यादा डिमांड थी। डू यू नो वेयर द इंग्लिश वर्ड चिंट्स केम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं जो इंग्लिश का वर्ड चिंट्स है ये कहाँ से आया है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट। ये हिंदी के एक शब्द छींट से लिया गया है। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावर डिजाइन, एक कपड़े के ऊपर छोटे और रंग बिरंगे फूलों का डिजाइन। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटिंग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर देयर exquisite floral design, fine texture and relative cheapness। 1680 में एक क्रेज़ शुरू हुआ प्रिंटेड इंडियन कॉटन क्लॉथ्स का, टेक्सटाइल का, इंग्लैंड और यूरोप के अंदर। मेनली इसमें जो फूलों के डिज़ाइन थे वो बनते थे कपड़े पे, अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का टेक्सचर यूज़ किया जाता था, और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी था। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे इंग्लैंड के, और इसके साथ साथ क्वीन भी इंडियन फैब्रिक से बने हुए क्लॉथ्स को पहनते थे। सिमिलरली द वर्ड बांधना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड।
इसके साथ साथ जो बांधना शब्द है, जैसे आज के टाइम में इसमें एक ब्राइटली कलरफुल स्कार्फ, प्रिंटेड स्कार्फ होता है जिसे नेक या हेड को बांधने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांधना, हिंदी में टाइंग, हिंदी फॉर टाइंग, टाई करना, बांधना किसी चीज़ को, एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। इसमें कपड़े को टाइंग और डाइंग मेथड से बनाया जाता था, यानी कि गांठ लगा के उसे फिर कलर में डुबो के डाई किया जाता था। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपौर। यहाँ और भी कई सारे कपड़े की लिस्ट थी इस ऑर्डर बुक में, जो उनके ओरिजिन की जगह से उन्हें नोट किया गया, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपौर से। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स एंड बिकेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें दिखाते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो कितना पॉपुलर था पूरी दुनिया में उस टाइम पे भी, इसकी कितनी डिमांड थी। यूरोप के अंदर वहाँ के जो रिच पीपल्स थे वो भी इसी फैब्रिक से बने हुए, जो कॉटन टेक्सटाइल था उससे बने हुए फैब्रिक के कपड़े पहनते थे। इवन यहाँ की जो महारानी थी वो भी इसी फैब्रिक से बने हुए कपड़ों को पहनना पसंद करती थी। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। जो इंडियन टेक्सटाइल थी यूरोपियन मार्केट्स में उसको कैसे यूज़ किया जाता था। बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles। 18th century में जो इंडियन टेक्सटाइल की जो पॉपुलैरिटी थी उससे वरिड होकर जो वुल और सिल्क मेकर थे इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन 1720s द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटिंग कॉटन टेक्सटाइल चीट इन इंग्लैंड। और 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लगाया और बैन कर दिया इंडियन को जो कॉटन टेक्सटाइल था, छींट था, उसको इंग्लैंड में प्रिंट करने पर बैन लगा दिया। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज कालिको एक्ट, और इस एक्ट को कालिको एक्ट के नाम से जाना जाता है। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इस टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसकी शुरुआत ही थी इंग्लैंड में डेवलप होना, उसने शुरू ही किया था। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल्स, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। और जो इंडियन टेक्सटाइल को कम्पीट करने में जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे वो अनेबल थे, इसलिए वो अपने लिए एक सिक्योर मार्केट चाहते थे अपनी कंट्री के अंदर, ताकि इंडियन टेक्सटाइल की वहाँ पर जो एंट्री है उसको वो प्रिवेंट कर सके। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कालिको प्रिंटेड इंडस्ट्री। सबसे पहले जो कालिको इंडस्ट्री थी वो बहुत ग्रो हो रही थी गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में, बाद में इस पर गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया। इंडियन डिज़ाइन वर now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian clothes। जो इंडियन डिज़ाइन थे वो अब इंग्लैंड के अंदर प्रिंट होने लगे वाइट मसलिन के ऊपर और प्लेन अनब्लीच इंडियन क्लॉथ के ऊपर। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England। In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of traditional spindles। जो कंपटीशन था इंडियन टेक्सटाइल का, उसकी सर्च के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगे इंग्लैंड के अंदर। 1764 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया जॉन के ने, जो इंक्रीज़ कर रहे, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल स्पिंडल है उसके कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। और जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का, भाप के इंजन का, रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में किया था। उसने कॉटन वीविंग जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग जो थी उसमें जो इंडस्ट्री थी उसमें और ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दिया था, क्रांति आ गई थी कपड़ा उद्योग में। क्लॉथ वुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज़ एंड चीपली टू। अब बहुत ज़्यादा तादाद में कपड़ा बनने लगा, बुना जाने लगा और वो सस्ता भी होता था। हाउएवर
Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. 18th सेंचुरी के एंड तक भी जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसने कंटिन्यू रखा पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना ट्रेड के थ्रू। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि डचीज़, फ्रेंचीज़ और इसके अलावा ब्रिटिशर्स मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड, और इस व्यापार से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। यहाँ सिल्वर को इंपोर्ट करके ये इंडिया से बदले में यहाँ का सिल्क और कॉटन परचेज करके लेके जाती थी ये कंपनीज। बट एज यू नो in chapter you have read in chapter 2, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. आपने सेकंड चैप्टर में रीड आउट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही बंगाल के अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन किया तो और अधिक लंबे समय तक इन्होंने इन प्रीसियस मेटल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके इसके इंस्टीड ये लोग कलेक्टेड करने लगे यहाँ से रेवेन्यू पिसेंट से, ज़मींदार से इंडिया के ही, और इन्हीं से कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू से इंडियन टेक्सटाइल को बाय करना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स यहाँ के ही पैसे से यहीं के टेक्सटाइल को इन्होंने ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स इन्होंने डबल प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। नाउ वी विल रीड अबाउट द वीवर्स। Who were the weavers? Weavers often belonged to the communities that specialized in weaving. वीवर्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से जो स्पेशलाइज होती है कपड़ा बुनने में, वीविंग में। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। उनकी जो ये स्किल्स है, ये जो कुशलता है, ये कारीगरी है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। तांती वीवर्स बंगाल से, जुलाहाज और मोमिन वीवर्स नॉर्थ इंडिया से, सेल और काईकोलार और देवांग साउथ इंडिया से, ये कुछ वीवर कम्युनिटीज़ हैं जो उस टाइम अपनी वीविंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। जो पहली स्टेज है प्रोडक्शन की वो स्पिनिंग है, एक वर्क जो वीमेंस के ज़्यादातर वीमेंस के द्वारा किया जाता है। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। चरखा और तकली ये घरेलू स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। जो धागा है वो चरखे पर बनाया जाता है और इसको तकली पर रोल्ड किया जाता है, लपेटा जाता है। व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज विवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर्स। जब ये स्पिनिंग के बाद ये जो धागा बनता है बाद में इससे वीवर्स कपड़ा बुनते थे। इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो वीविंग का वर्क था वो मैन्स के द्वारा किया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर। और कपड़े को रंगने के लिए जो धागा था उसको रंगते थे, डायर रंगते थे उसको, डायर जो होते थे वो डाई करते थे, जिन्हें रंगरेज के नाम से जाना जाता था। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपिगार्स। और कपड़े के ऊपर प्रिंट करने के लिए इन वीवर्स को स्पेशली ब्लॉक प्रिंटर स्पेशलिस्ट की नीड होती थी, जिन्हें चिपिगर्स कहा जाता था। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइड लिवलाइहुड ऑफ 4 मिलियंस ऑफ इंडियंस। ये जो हाथ से बने हुए कपड़ा बुनना एक ऐसा ऑक्यूपेशन था जो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों का जो लिवलाइहुड था, जो आजीविका थी मिलियंस ऑफ इंडियंस की, इससे ही प्रोवाइड होती थी, इस वीविंग से ही। Our next point is decline of the Indian textile. We will discuss about this point in our next video. Thank you.